जहाँ ना कहते हैं खानदानी रईस लोग, खानदानी पैसे वाले, आपको वक्त आपसे बड़ा बना देता है। When my father actually dead body has reached at Agra, बट उसके बावजूद भी शायद मैं अपने सीनियर को वो मैसेज नहीं दे पाया कि मैं इतना अच्छा हूँ। कि जब मैं मम्मा को लेके यहाँ राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में गया, तो यस, आज की डेट में मैं यही सोचता हूँ, शायद हस्बैंड से ज़्यादा मैं एक दोस्त बन के रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। एटलीस्ट बीइंग ए फादर या पेरेंट्स में उनके वो जो ड्रीम है उन्हें तो पूरा कर दूँ। भगवान की दया से घर है, गाड़ी है, सब कुछ है घर में, बट कहीं एक कोना खाली लगता है अब। तो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब इन बीकॉम सेकेंड ईयर इटसेल्फ। तो ठीक है, जिम्मेवारी। अब मैं इनको साहिब बोलूंगी, वैसे इनका नाम रवि शर्मा है। हर उस इंसान की थी जो अपनी जिम्मेदारियां खुद अकेले संभालता है। I got in depression ना। हाँ, you were in depression that time। तो साहिब कैसा लगा मेरे साथ इंटरव्यू देते हुए? पिता को खोया, घर को संभाला, सब कुछ फिर से शुरू किया। मैंने उन्हें कभी शिकायत करते हुए नहीं देखा, लेकिन हाँ, मैंने उन्हें हर मुश्किल में खड़े होते हुए ज़रूर देखा है। आज मैं आपको मिलवा रही हूँ एक उस इंसान को जो मेरे पति ही नहीं, मेरे लिए एक मजबूत सहारा है। मिस्टर रवि शर्मा, ही इज़ माई हस्बैंड। आपने मुझे और साहिब को देखा होगा, मैं इनको प्यार से साहिब बोलती हूँ। और ही इज़ अ बैंकर इन ICICI बैंक। और साहिब, अब मैं इनको साहिब बोलूँगी, वैसे इनका नाम रवि शर्मा है। तो साहिब, आज आप यहाँ बैठकर कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। सोचता था कि कभी इंटरव्यू देंगे, बड़े बड़े बहुत सी सेमिनार्स देखी, बहुत से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके अपने आप को एज ए ओरेटर प्रेजेंट किया, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम गिवन द इंटरव्यू टू माय वाइफ। शी नोज ईच और एवरीथिंग। आई होप सो कि शी इज नो ईच और एवरीथिंग, बट ठीक है, शायद कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो आज कभी डिस्कस नहीं हुई है लाइफ में, बट इस कन्वर्सेशन में कुछ डिस्कस हो। थोड़ा अपने बचपन और फैमिली के बारे में कुछ बताएं। फैमिली की बात करूँ तो मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ ना कहते हैं खानदानी रईस लोग, खानदानी पैसे वाले। एक्चुअली माय पेरेंट्स बिलोंग टू आगरा। आगरा के पास एक छोटा सा गांव है, और उस गांव की खासियत ये है कि शायद मेरा एक परिवार है जहाँ सारे ही घर के लोग गस्टेड ऑफिसर थे, बाबा से लेके पेरेंट्स से लेके एवरीवन। तो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ सुनते आए कि बहुत एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिसका ना बहुत नाम होता है आसपास 100 गांवों में। तो कहते हैं वो जो प्रेशर था वो हमेशा कंधे पे रहा। पापा मूव हुए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है, उसमें वो प्रोफेसर थे। तो मेरा जितना भी एजुकेशन है या जो भी मेरी ग्रोथ हुई या जो भी मेरा बचपन है, वो सारा मेरा पानीपत में हुआ। तो मैंने ग्रेजुएशन पानीपत तक किया, और सिर्फ उस शैडो के अंदर किया कि जहाँ फादर आपके एक रोल मॉडल होते हैं, एक प्रोफेसर है, और आपको उसी पहले स्कूल में फिर कॉलेजों में उन्हीं के अंडर में हमेशा ग्रोथ किया। तो इतनी सी कहानी है। 2 भाई हैं। सबसे छोटे हैं आप फैमिली में, तो सबसे छोटे होने के नाते आपकी लाइफ कैसी थी? ठीक थी। लाइफ को मैं कहूँ तो शुरू में बहुत इन्जॉय किया, 12th और कहूँ तो बीकॉम फर्स्ट ईयर तक बहुत इन्जॉय किया। स्पोर्ट्स में रहा हमेशा, इंटर यूनिवर्सिटी खेले, तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई प्रेशर है। ठीक है, माँ बाप ने भी कभी हमें टोका नहीं, बट यस, घर में सबसे छोटा था, शायद माँ के लाड़ प्यार के साथ पले। बट हाँ, एक समय ऐसा भी आया जब कहते हैं ना कि आपको वक्त आपसे बड़ा बना देता है। तो बस ऐसी ही ज़िंदगी चलती रही। हाँ, वो वक्त की मैं ये वाला क्वेश्चन पे आ रही थी। पापा की अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी। जब पापा की तबीयत अचानक ख़राब हुई तो उस वक्त आप कैसा फील कर रहे थे? मेरे फादर जब बेड रिडन हुए, दैट टाइम आई वाज इन बीकॉम सेकेंड ईयर। तो एक फादर का ना एक मोटो था शुरू से, या उनकी एक स्टेटमेंट थी जो हम बड़े होने तक सुनते आए। वो सिर्फ ये था कि मैंने बहुत अच्छे ख़ानदान से हैं, हम बहुत पैसा है, बट मैंने कभी मैंने अपने फादर से कभी 1 रुपया नहीं लिया। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बेटा तुम भी अपनी ज़िंदगी में खुद ही अपने आप को ग्रो करोगे। तो फादर बेड रिडन हुए,
सपोर्ट मिल सकता था घर से, अच्छी जगह से, बट वही था नहीं, जब फादर ने बोला है खुद करना है, तो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब इन BCom सेकेंड ईयर इटसेल्फ। तो ठीक है, जिम्मेवारी बढ़ती है, आप छोटे हैं चाहे बड़े हैं, दोनों बड़े भाई पढ़ रहे थे। ही वॉज वन ऑफ माई ब्रदर इन यूनिवर्सिटी, मैथमेटिक्स से MSc कर रहे थे, एक आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। तो ऐसा लगता था कि नहीं, मैं अकेला रह रहा हूँ पेरेंट्स के साथ, तो जिम्मेवारियाँ हैं, निभानी है तो निभानी है। पापा जी 2 साल बेड पर रहे थे, आपने उस फेज को कैसे देखा, कैसे उस चीज़ को सरवाइव किया? मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ कि कभी कभी ना आपको ज़िंदगी सिखाती है। ये मायने नहीं रखता कि आप बनना क्या चाहते हो, मायने ये रखता है कि आप कैसे बनोगे। तो वही ज़िंदगी के उस रोल ने मुझे सिखाया। फादर बेड रिडन थे, पहले 6 महीने उनकी हाफ सैलरी आई, उसके बाद बंद हो गई क्योंकि एक लिमिटेड पीरियड तक प्रोफेसरों को सैलरी का पार्ट मिलता था, उनकी छुट्टियां इतनी नहीं थी, तो फिर विदाउट पे हो गए। विदाउट पे हुए तो घर के खर्चे तो नॉर्मल रहेंगे ही, भाइयों का पढ़ना, अपना रहना। तो ऐसा लगता था जो भी फादर ने हम तीनों भाइयों को पढ़ाने में स्पेंड किया, तो कोई ऐसा भी नहीं था कि बहुत कुछ हमने जोड़ा हो। बस ये रहा कि करना है। आई अप्रोच टू माई अनदर फ्रेंड्स कि यार मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। तो बस एक मेरे दोस्त ने हेल्प किया और एक छोटी सी कोरियर कंपनी में पार्ट टाइम इवनिंग में मुझे लगाया, जिससे कि मैं अपना भी खर्चा निकाल पाऊँ एटलीस्ट, और घर को भी कुछ सपोर्ट कर पाऊँ। व्हेन फादर इज पास्ड अवे, उस वक्त आप मेंटली कैसे हैंडल कर पाए? यूँ कह सकते हैं, जब आप बच्चा होते हो ना, तो एक्चुअली आप ना सीखते हो। अपने पेरेंट्स से वैसे आप कनेक्ट नहीं होते, क्योंकि हर बार आपको ये लगता है कि वो जो कह रहे हैं ना वो कुछ नहीं है, मतलब आप उनको वैल्यू नहीं देते। वैल्यू क्यों नहीं देते? क्योंकि आपको लगता है कि यार ये तो ऐसे ही करते हैं। बट आई वॉज इन अ सेकेंड सेमेस्टर देन माई फादर पास्ड अवे, सो एक्चुअली आई वॉज दैट टाइम आई वॉज इन आगरा। सो बस ठीक है, बट मुझे बताया नहीं गया। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये इमोशंस ना बहुत सालों बाद निकलते हैं, तो होता है, बताया नहीं गया। मुझे जब पता लगा व्हेन माय फादर एक्चुअली डेड बॉडी हैज रीच्ड एट आगरा, मतलब गांव पहुंची, वी बिलोंग्स टू गांव आगरा, तो आगरा में ही आज तक हमारे परिवार के जो भी अंतिम संस्कार हुए हैं वो वहीं हुए। तो ठीक है, फादर जब वहाँ पहुँचे तब मुझे इन्फॉर्म किया गया कि मेरे फादर एक्सपायर हुए। टफ टाइम था पर निकाला। MBA के सेकंड सेमेस्टर में ही आप पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो हाउ टू मैनेज ऑल द थिंग? कभी कभी ऐसा होता है कि जब अपने मना करते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे चाचा जी ने खूब कोशिश की पूछने की कि मैं आगरा सेटअप हो जाऊं, रिश्तेदारों से बात की, बट सब ने कोई ना कोई बहाना बनाया। तो उस समय मुझे अभी तक याद है कि मैं एक ऐसे परिवार का हिस्सा बना जो कि एक्चुअली आगरा में ही रहते थे। मेरा एक दोस्त है, जाट फैमिली है, वो मेरा MBA बैचमेट था। तो उसने मेरी प्रॉब्लम देखी, शायद वो प्रॉब्लम उसने अपने घर में दीदी से डिस्कस की, तो दीदी ने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया होगा, तो उन्होंने पूरे परिवार ने मिलके, पता नहीं क्या मेरे साथ उनका लगाव रहा, तो उन्होंने कोशिश की, उन्होंने जीजा जी को बोला कि क्या जहाँ, क्योंकि प्रवीण मेरा जो एक्चुअली दोस्त है, भाई है, कुछ भी कह सकते हो, तो उनके तीनों भाई वहाँ रह के पहले ही पढ़ रहे थे। तो अब चौथा मैं, अगर आप कमरा देखोगे तो मेरे ख्याल से 12x10 का एक कमरा, जिसमें पूरी फैमिली रह रही है, और उसमें भी फिर हम 4 लोग एक साथ रहे। तो यस, मैं ये कह सकता हूँ कि जब सब रास्ते बंद होते हैं ना, तो ऊपर वाला आपके लिए ना कोई एक रास्ता खोलता है, और वो रास्ता वो होता है जो एक्चुअली धरती पे आके ही बनता है, आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होता, वो धरती पे आके बनता है। वो रिश्ता ऐसा बना, उन्होंने सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट का ये फ़ायदा रहा कि आई हैव कंप्लीटेड माई MBA ऑन टाइम। उस टाइम
सबसे बड़ा प्रेशर क्या था? इमोशनली था या फाइनेंशियली था? इमोशनली तो स्ट्रांग हो गए थे, फाइनेंशियली नहीं थे। तो फाइनेंशियल प्रेशर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा था। तो आईसीआईसीआई का बैंक का जो सफ़र था कैसा रहा आपका? स्वीट एंड सोर टाइप का, शुरू का बहुत खट्टा मीठा स्वाद। कहते हैं कि आप मिड में कभी कभी बीच में आपको लाइफ सिखाती है। मैंने जैसे पहले भी बोला कि कॉर्पोरेट में आप कहीं ना कहीं एक लेवल पे आके फंसते हो। 2017 में जैसे मेरे साथ हुआ, 17-18 में, कि समहाउ मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया, इवन आई वॉज द बेस्ट, बट उसके बावजूद भी शायद मैं अपने सीनियर को वो मैसेज नहीं दे पाया कि मैं इतना अच्छा हूँ। उसका नुकसान हुआ मेरा। उस साल सैलरी नहीं बढ़ी, प्रमोशन नहीं हुआ, बट दैट टाइम वन ऑफ द पर्सन केम इन माई लाइफ। मेरे ही फ्लोर पे बैठते थे, मनीष बंसल, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। अगर मैं उनकी बात करूं, मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया, बहुत लीडरशिप में काम किया। शायद वो ऐसे थे जिन्होंने मेरी एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से ग्रोथ ले सकते हैं और किस तरीके से इसको नर्चर किया जाए किसी बंदे को कि वो फर्दर बैक मुड़ के ना देखे, तो उन्होंने वो सपोर्ट किया। अभी बड़े भाई के जॉब इश्यूज और फैमिली प्रॉब्लम्स भी आपकी लाइफ में आए हैं, तो आपने ये सब कैसे मैनेज किया? बड़ा भाई गवर्नमेंट कॉलेज में था, अच्छा चल रहा था, सब कुछ है। मैनेजमेंट ने फिर वही मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उसको मोरा बनाया। और पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि एक आईएएस ऑफिसर नॉन स्पीकिंग ऑर्डर पास करके भी टर्मिनेट कर देता है। तब पता लगा कि पॉलिटिकल पावर बहुत होती है। कोई केस नहीं, कुछ नहीं, बट हमने उसको चैलेंज की तरह लिया। हमने हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी हम फाइट कर, हमने ट्रिब्यूनल में गए, ट्रिब्यूनल में ठीक है तो चल रहा है। और मुझे लगता है कि जब भाई है मेरा, वो भी बहुत स्ट्रांग है। एक समय आएगा जब हम इस वक्त से भी निकलेंगे, जब बुरा वक्त, कहते हैं ना ठाकुर जी जब बुरा वक्त देते हैं तो अच्छा वक्त भी देते हैं। जब मम्मी को कैंसर हुआ, जब पता चला कि मम्मी को कैंसर है, वो फेज़ आपको कैसे फेस किया आपने उस फेज़ को? टफ है। होता क्या है कि जब आप समझो, माँ मतलब, ठीक है मैं शायद दोबारा इस बात पे इमोशनली हूँ, बट ठीक है मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। मैंने अपनी लाइफ में एक बच्चा ना मॉम बॉय टाइप रहता है, तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल बीकॉम मैं हमेशा ना उनके साथ रहा। इवन अगर आप मानोगे तो बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तक मैं ममदर के साथ ही सोता था। मतलब कभी उन्होंने मुझे अपने से अलग ही नहीं किया। तो समहाउ वन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम ब्रदर। उन्होंने बताया कि यार ऐसे ऐसे ना मम्मा को परेशानी हो रही है। इवन वो तो बहुत हेल्दी थे। हाँ हेल्दी थे, मैं बता तो रहा हूँ। उनकी लाइफ क्या थी, सुबह 4 बजे उठना। शायद मेरे घर में बहुएं शायद नहीं उठती, उससे पहले उठ के तो वो घर का काम खत्म कर देती थी। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ शुरू होता है कि जब मैं मम्मा को लेके यहाँ राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में गया, कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ उन्हें, ना कभी बीमारी हुई, ना कभी दर्द हुआ, ना कभी कुछ। एवरीथिंग वेल फाइन, फिजिकली टोटली फिट। यस। इवन मैं तो वो देखता था हर महीने वो गोवर्धन की परिक्रमा 21 किलोमीटर लगा के आते थे, तो कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। बट जब मैं डॉक्टर पे गया, डॉक्टर हैज टोल्ड मी दैट्स कि उनका लास्ट स्टेज है और शायद बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है लाइफ। और केवल मैं अकेला ही था उस समय। तो पहले समय ऐसा लगा कि यार अब और मैच्योर होना जरूरी है, क्योंकि तुम क्या कहोगे अपनी माँ को कि तुम्हारा वक्त बहुत कम है। तो उस समय शायद मुझे लगा कि नहीं, अब एक्चुअली मैनेजमेंट जरूरी है। मदर के जाने के बाद लाइफ में क्या चेंज आए आपके? चेंज ये है कि ऐसा लगता है बहुत बार कि आप ना सब कुछ होते हुए भी, भरा परिवार है, लोग हैं, आसपास सब कुछ है, एवरीथिंग है, मतलब अवेलेबल।
देखा जाए तो भगवान की दया से घर है, गाड़ी है, सब कुछ है घर में, बट कहीं एक कोना खाली लगता है। अब हमारी 19 साल की शादी हो गई, आपको सबसे टफ फेज कब लगा? टफ टाइम आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर किसी की लाइफ ना बहुत स्मूथ चले। हाँ, 2007-8 एक ऐसा बुरा वक्त आया जब मैं उसे टफ टाइम बोलूँगा, और इसलिए टफ बोलूँगा जब मेडिकली तुम्हारी तबीयत खराब हुई। वो 3 साल ना बहुत टफ रहे। 3 साल ऐसे रहे कि बच्ची बहुत छोटी थी। आई गॉट इन डिप्रेशन। हाँ, यू वर इन डिप्रेशन दैट टाइम। और उस टफ टाइम से शायद आपने बहुत मेहनत की अपने आप को बाहर निकालने की, उस डिप्रेशन से बात आने की। 2014 तक वो बहुत टफ चला लाइफ, 2008 से देखा जाए तो। पर 14 के बाद मतलब फिर आप 13 में ही जॉब करने लगे, तो जॉब के बाद आपने भी अपने माइंड को डाइवर्ट किया। उसके बाद वो गोल्डन टाइम चलता रहा। अब मेरे को लगता है कि ऐसा लाइफ में कोई टफ वक्त नहीं आया। एक हस्बैंड और फादर के रूप में आप अपने रोल को कैसे देखते हो साहिब? हस्बैंड के रोल में अगर मैं बोलूं तो मैं कभी हस्बैंड बनने की कोशिश नहीं की। तो यस, आज की डेट में मैं यही सोचता हूँ, शायद हस्बैंड से ज़्यादा मैं एक दोस्त बन के रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि मैं हर एक वो रोल प्ले कर पाऊँ वाइफ के आगे जो वो एक्सपेक्ट करती है। बात करूँ पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स की लाइफ में ना एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट रहता है। जब मेरे फादर भी मुझे टोकते थे, मेरी मदर टोकती थी पढ़ ले, तो हमें लगता था ऐसे ही कहते हैं ये तो चलता रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट मैं कोशिश करता हूँ कि उनके साथ भी मैं बहुत क्लोजली रहूँ और कोशिश करता हूँ कि उनकी अंडरस्टैंडिंग को मैं समझ पाऊँ, जिससे कि कभी उनके जो ड्रीम है, कम से कम एटलीस्ट बीइंग ए फादर या पेरेंट्स में उनके वो जो ड्रीम है उन्हें तो पूरा कर दूँ जब तक वो मेरे साथ है। अपने बच्चों को देखकर सबसे ज़्यादा किस बात का गर्व होता है साहिब आपको? हाँ, ये एक ना ऐसी चीज़ है जो ना आप अपने, कहते हैं ज़िंदगी में आप जो बनना चाहते हो वो आप अपने बच्चों में देखते हो। ये मैंने हमेशा देखा है, हर पेरेंट्स का ये ड्रीम रहता है। तो पहले जब बेटी हुई तो कभी सोचा नहीं था कि क्या करेगी, क्या है। शुरू से बचपन से जब मैं भी कॉलेज में रहा, मैं बहुत कल्चर एक्टिविटीज़ में रहा, कभी ऐसा मैं हारा नहीं। तो मुझे हमेशा ये लगता था यार बेटी को भी कुछ ऐसा कराऊंगा जो मतलब वो भीड़ का हिस्सा ना हो, भीड़ से अलग हो। तो मुझे याद है मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस था कि वो भरतनाट्यम डांसर बने, और शायद मुझे लगता है मैंने उसको बहुत छोटी एज में, शायद वो कुछ समझती भी नहीं होगी उसी समय, मैंने उसको भरतनाट्यम ट्रेनिंग में डाला। शी वॉज ओनली ए 3-year-old चाइल्ड। 3-year-old चाइल्ड को क्या पता कि क्या वर्ड्स हैं, क्या बोल हैं, या मुझे क्या मुद्राएं करनी है। बट उसने अपने आप को प्रूव किया, और आज की डेट में अगर मैं देखूं तो हर एक बड़े फंक्शन में वो दिखती है, एज ए प्रोफेशनल डांसर दिखती है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए, तो मुझे लगता है कि बोथ किड्स आर ब्रिलियंट, एक्सीलेंट। बट उम्मीद यही है कि दे विल गेट अ फैंटास्टिक लाइफ जर्नी इन फ्यूचर में। अब बेटा क्या करेगा देखते हैं, पर बेटी गॉट अ गुड पोजीशन इन हर लाइफ। हो सकता है कि आप उन्हें लाइफ में क्या सिखाना चाहते हो अपने बच्चों को? सच बताऊं, मैं उन्हें लाइफ में ये सिखाना चाहता हूँ, जिंदगी एक बार देता है भगवान, ठीक है। आप हर किसी की डिग्निटी को संभाल के हर एक आदमी के साथ एम्पैथिकली जो कनेक्ट रहो, और मुझे लगता है जो आपके ड्रीम हैं, जो आपके सपने हैं, उन्हें पूरा करो। बट ये भी ध्यान रखो कि उसके कारण आपके पेरेंट्स को कि कभी नेक डाउन ना हो खाएंगे। हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क इतना करो, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं आज बोल देता हूँ, मैं जब अपने ऑफिस में बैठा होता हूँ मैं बहुत प्राउडली बोल देता हूँ मेरी डॉटर बहुत अच्छी भरतनाट्यम डांसर है। बट उसके पीछे की अगर मैं मेहनत देखता हूँ तो वो 8-8 घंटे प्रैक्टिस भी करती है। तो मेरा मानना ये है, हार्ड वर्क करो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, बट उस एक लिमिटेशंस के साथ करो कि कभी आपको पीछे जब आप मुड़ के देखो तो आपको उस चीज़ के लिए शर्मिंदगी ना हो, बस।
उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो स्ट्रगल फेज में होते हैं, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल्स फेस किया है, तो आपका क्या मैसेज है, कैसे फेस करें? मेरा मानना ये है कि अगर आप स्ट्रगल फेस में हो तो हमेशा याद रखो, मैं दो तरीके से इस चीज़ को लेता हूँ। स्पिरिचुअल तरीके से देखा जाए तो कहते हैं ना, भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो उनके बहुत करीब होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उसको आपको एक जरिया देते हैं कि आप उनको याद रख पाओ। और हमेशा याद रखो कि जब स्ट्रगल है, कभी भी अंधेरा नहीं होता ज़िंदगी में, हमेशा अंधेरे के बाद दिन आएगा, दिन के बाद फिर अंधेरा होगा। बहुत बार आप दिनों में भी देखते हो, दिन में भी अंधेरा हो जाता है, बादल छा जाते हैं, बट ऐसा थोड़ी ना है कि सूरज चमकना बंद कर देगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपको स्ट्रगल है आपकी लाइफ में तो आप उसको पॉजिटिवली लो। मैं ये जानता हूँ हर एक स्ट्रगल, मैं अपनी लाइफ से बोलूँ तो हर एक स्ट्रगल ने ना एक गोल्डन डे दिया मुझे। तो हारो मत, हार के जिस दिन बैठ जाओगे आपको लगेगा अब खत्म हो गया, याद रखना आपकी मॉरलिटी भी डाउन होगी, आपकी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। लाइक जैसे अब अगर आप सोच लो मैं आज बीमार हूँ तो आप उठ नहीं पाते हो, बट अगर आप ये सोचो कि नहीं, बहुत बार हम लाइफ में क्या करते हैं कि मैं एक मैसेज डालता हूँ कि मैं आज 25 किलोमीटर दौड़ूंगा, उसका रीज़न ये है कि मेरी स्टेमिना नहीं है, बट मैं क्यों डाल रहा हूँ, वो मैं डाल इसलिए रहा हूँ जिससे कि जो मेरे सराउंडिंग लोग हैं वो कल मुझे कहेंगे कि यार आप 25 किलोमीटर दौड़े क्या, तो वो मेरे लिए एक टारगेटेड चीज़ है। तो मुझे लगता है कि जब आप स्ट्रगल में हो तो आप मान के चलो कि आपको टारगेट मिल रहे हैं, वो टारगेट पूरे करने हैं, और ये याद करो वो जो स्ट्रगल टाइम है उसके बाद जो आपके टारगेट डिफाइंड है वो आपको डिजर्व करते हो, आप उसके लिए आप अचीव कर लोगे, नथिंग एल्स। नाइस। तो साहिब कैसा लगा मेरे साथ इंटरव्यू देते हुए? पहली बार दे रहा हूँ तो मुझे लग रहा है आई फील गुड। हमेशा मैंने ये कहा है, मतलब अपने ग्रुप में भी बोला है कि यू आर द परफेक्ट गाय। हमेशा होता है यस, समटाइम अंडरस्टैंडिंग आप उतनी डेवलप नहीं कर पाते हो एक दूसरे के साथ, बट मुझे लगता है कि आप जो काम करते हो वो दिल से करते हो, मेहनत से करते हो, और मुझे लगता है कि शायद ये सब कुछ क्वालिटी मेरे में हो जाए ना, तो मुझे लगता है जो मेरी अगर ग्रोथ 100% चल रही है तो मुझे लगता है वो मेरी 120 हो सकती है। तो मैं आपसे तो यही कहूँगा, कीप इट अप एंड यू आर डूइंग फैंटास्टिक। और शायद पहली बार मुझे आई फील प्राउड ऑन दिस पीस के आप इंटरव्यू ले रहे हो। तो ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, हर उस इंसान की थी जो अपनी जिम्मेदारियाँ खुद अकेले संभालता है और उनको संभाल के आगे भी बढ़ता है, और सारी जिम्मेदारियाँ चुपचाप संभालता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो प्योर टॉक दिल से बात को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हर कहानी अपनी होती है। नमस्कार। नमस्कार।